हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे दैट इज कॉल्ड थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब ऑलरेडी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, बट ये वो टॉपिक था जो कवर नहीं हुआ था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें मैं सारे थ्योरीज भी समझाऊंगा, आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगा। तो लेट्स बिगिन। ओके। और मैं अपने सारे नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ और अपने नोट्स मास्टर में अपलोड करता हूँ। तो आप अगर ये वाले नोट्स भी चाहते हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्चुअली में है क्या। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर्स टू द सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड, कंट्रोल्ड और हेल्ड अकाउंटेबल। तो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? एक तरह का सिस्टम है कि कोई भी कंपनी अगर काम कर रही है तो वो किसी न कोई तो उसको डायरेक्ट करेगा ना, कोई तो उसको कंट्रोल करेगा, किसी चीज़ के लिए वो अकाउंटेबल होगी। तो ये सब कुछ जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंडर में आता है। इट गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन। अब ये किन किन चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप को गवर्न करती है? तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर 2 शेयर होल्डर्स, नंबर 3 मैनेजमेंट एंड नंबर 4 ऑल द स्टेक होल्डर, चाहे इंप्लॉइज हैं, कस्टमर्स है, रेगुलेटर। तो जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, चाहे शेयर होल्डर है, चाहे मैनेजमेंट है, चाहे इंप्लॉइज है, चाहे कस्टमर है, रेगुलेटर, सब लोगों के बीच के रिलेशनशिप को देखना किसका काम है? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके मेन क्या क्या चीज़ें हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या क्या देखता है? तो वो इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंट रहे, ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबल रहे, ऑर्गेनाइजेशन फेयरनेस के साथ काम करे और रिस्पॉन्सिबली काम करे, प्लस प्रोटेक्ट करे इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को, प्लस एट द सेम टाइम बिजनेस का जो ग्रोथ है वो भी सस्टेनेबल हो। ऐसा ना हो कि हम किसी को नुकसान करके अपना फायदा उठा रहे हो, राइट? तो इन सभी चीज़ों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखती है। Over time, multiple theories have emerged to explain how governance system should function and each offering unique lens. अब यहाँ over a period of time बहुत सारी theories इसके ऊपर आई हैं। हम एक एक करके सभी theories के बारे में बात करेंगे। So let's begin. अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्योरीज प्रोवाइड डिफरेंट फ्रेमवर्क्स। अब एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, वही समझनी पड़ेगी कि जितने भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स के अंडर बनी है। सबका अलग अलग ऑब्जेक्टिव था, सबके अलग अलग मायने थे, सबके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। तो इसीलिए हर थ्योरी में एक यूनिक इंसाइट हमें मिलती है और वो अलग तरह के रिलेशनशिप्स के बारे में बात करती है। ठीक है, इस तरह से कहीं ना कहीं अगर आप इसकी सारी थ्योरीज को पढ़ते हैं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे कैसे इवॉल्व हुई है आप वो भी समझ पाएंगे। प्लस इसी लेक्चर में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि वो पैरेलली कंपैरिजन भी करके बता दूंगा कि कौन सी थ्योरी का क्या क्या मतलब, ताकि कोई कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको भी आंसर कर पाओ। ठीक है, अब सबसे पहली जो थ्योरी हम जिसके बारे में बात करेंगे दैट इज कॉल्ड एजेंसी थ्योरी। अब एजेंसी थ्योरी क्या थी? तो ये थ्योरी जो है माइकल जेनसन और विलियम मैकलिंग ने दी थी 1976 में। इसका कोर अजम्पशन क्या कहता था? इसका कोर अजम्पशन कहता था कि द ओनर्स एंड द मैनेजर्स हैव कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। मतलब वो कहते थे कि भाई जो लोग कंपनी को चला रहे हैं, जो ओनर्स हैं और जो मैनेजर्स हैं, जो बेसिकली उनके एजेंट्स हैं, उनके बीच में हमेशा इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट रहता है। मैनेजर हमेशा अपने पर्सनल गोल के बारे में सोचता है, वो अपने पावर, अपने पर्क्स, अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के बारे में सोचता है। जबकि जो मैनेजमेंट है, जो प्रिंसिपल है, वो एक्चुअली कुछ उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और है और इसी वजह से हमेशा दोनों के ऑब्जेक्टिव ही मैच नहीं करते। ठीक है, अब इस चीज को करने का इसके की मैकेनिज्म क्या बताई गई भाई? एजेंसी जो प्रॉब्लम इस थ्योरी के अंडर जो प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो करेगी? ठीक है, तो खींचतान बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट? तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? अब अगर आप इस पिक्चर को देखो, यहाँ पे क्लियरली क्या दिख रहा है कि मैनेजमेंट एक साइड पे खींच रही है जबकि जो मैनेजर है वो एक साइड पे खींच रहा है। तो कंपनी के परफॉर्मेंस का क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, राइट? अब इसमें जो मेन चीज के बारे में हम बात कर रहे थे वो इस चीज के बारे में बात कर रहे थे कि इसमें की मैकेनिज्म क्या है। तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं? तो आप परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन कर सकते हैं कि आप मैनेजर्स को परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनसेट करें। इसके अलावा आपको इंडिपेंडेंट बोर्ड की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि ताकि दोनों पार्टीज का उस पर भरोसा बन सके। तीसरा, एक्सटर्नल ऑडिट कराएं, हमेशा जब भी ऑडिटिंग हो एक्सटर्नल कराएं। प्लस आपका शेयर होल्डर का एक्टिविज्म, पार्टिसिपेशन होना चाहिए यहाँ पे। तो ये कुछ कुछ तरीके बताए गए जो एजेंसी थ्योरी को में हेल्प करते हैं ताकि इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट जो है वो कम हो। इसका रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सत्यम कंप्यूटर वाला स्कैम तो आपको याद होगा ही, राइट? 2009 में जो हुआ था। अब वहाँ पे क्या हुआ था? जो प्रमोटर था उसने सारा मिस इंटरप्रेट किया था, कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट्स को, अपने एसेट्स को, अपने पर्सनल गेन के लिए कहीं ना कहीं उसको मॉनिटरिंग, लैक ऑफ मॉनिटरिंग होने की वजह से उन्होंने सारा प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा बढ़ा बढ़ा कर बताया और उसकी वजह से कहीं ना कहीं सारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसका खराब हुआ और अल्टीमेटली वो नुकसान में आ गई, राइट? और इसी वजह से हमें एक चीज़ जो समझनी चाहिए एजेंसी थ्योरी के अंडर में कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए और सभी लोग अगर अलाइन होकर काम करेंगे तभी उसका फायदा मिलेगा, राइट? लेकिन जो एजेंसी थ्योरी थी वो यही कहती थी कि भाई ये कन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है, मैनेजमेंट कुछ और सोचती है, एम्प्लॉयज़ कुछ और सोचते हैं और उसी की वजह से सारी दिक्कत आ जाती है।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी, जो नेक्स्ट थ्योरी थी वो थी स्टीवर्डशिप थ्योरी। स्टीवर्डशिप थ्योरी क्या कहती है? इसका जो मेन ओरिजिन हुआ वो ओरिजिन हुआ चूंकि एजेंसी थ्योरी के काफ़ी सारे लिमिटेशंस थे जो मैंने आपको अभी भी बताया, राइट। तो डोनाल्डसन और डेविस ने 1991 में स्टीवर्डशिप थ्योरी दी और उन्होंने उस रिस्पॉन्स में दी, बेसिकली उन्होंने कहा कि भाई एजेंसी थ्योरी में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स नजर आ रही है। तो अब उनका कोर अजम्पशन क्या था उसके बारे में बात करते हैं। उनका कोर अजम्पशन क्या था कि मैनेजर आर स्टीवर्ड्स ऑफ द कंपनी एंड एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर मोटिवेटेड बाय ट्रस्ट अचीवमेंट। अब कहते हैं तो उन्होंने ये कहा कि जितने भी मैनेजर्स एक्चुअली काम करते हैं वो एक्चुअली कंपनी के लिए बेस्ट इंटरेस्ट के लिए ही काम करते हैं, राइट। उनका वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड होते हैं ट्रस्ट से, अचीवमेंट से, सिर्फ मनी से मोटिवेटेड नहीं होते, राइट। कि भाई आप सोच रहे हो कि हम किसी को पैसा दे देंगे तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएगा। ये थ्योरी कहती थी कि भाई मोटिवेट करने के लिए आपको लोगों में भरोसा दिखाना पड़ेगा, लोगों में अचीवमेंट की फीलिंग आनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, तो लीडरशिप देनी पड़ेगी। जब आप ऐसी चीज़ें दोगे तो लोगों में कहीं ना कहीं फीलिंग आएगी कि यार ये मेरी जगह है, ये कंपनी भी मेरी कंपनी है। जब ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी तो लोग उस चीज़ की टेक केयर भी करेंगे और उससे कंपनी को अल्टीमेटली फायदा होगा। तो इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? तो ऑब्वियसली आप लोगों को एम्पावर करोगे, राइट। आप उनको ऑटोनॉमी दोगे और जो बोर्ड का भी फंक्शन होगा वो बहुत कोलैबोरेटिव तरीके से चलेगा, राइट। वहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आप मॉनिटर करोगे और ऑर्डर दोगे, नो। अब वहाँ पे पार्टिसिपेशन होगा और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि बिल्कुल अपोजिट है एजेंसी थ्योरी की। आप बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे हो और तभी मैंने आपको कहा कि ये कहीं ना कहीं उसकी लिमिटेशंस को दूर करती थी। अब इसके रियल टाइम एग्जाम्पल की बात करें तो ऑब्वियसली जो सबसे पहला नाम मुझे लगता है कि यहाँ पे सामने आता है वो रतन टाटा जी का, राइट। तो उन्होंने हमेशा ही टाटा को जो बिल्ड किया वो इसी तरह से बिल्ड किया कि भाई जब वो जमशेद जी टाटा थे फिर रतन टाटा आए और उन्होंने इसी तरह से बिल्ड किया कि हमें लॉन्ग टर्म वैल्यू बनानी है, कम्युनिटी का वेलफेयर करना है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के बारे में नहीं सोचना है, अल्टीमेटली सोसाइटी में हम क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उस बारे में हमें सोचना है। और वो सेम फीलिंग कहीं ना कहीं लोगों के बीच में भी आनी शुरू हो गई, उनके जो एम्प्लॉयज थे उनमें भी वो चीज़ आनी शुरू हो गई, राइट। सेम गोज विथ इन्फोसिस ऑल्सो। इन्फोसिस ने भी काफ़ी जब स्टार्ट किया अपनी कंपनी को तो काफ़ी ट्रांसपेरेंट रखा, वैल्यू ड्रिवन रखा। पब्लिक लिस्टिंग होने के बाद उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी ईसॉप्स दी जिससे सभी लोगों को फायदा हुआ, राइट। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें स्टीवर्ड श्योरी में कॉन्ट्रीब्यूट करती है। तो इसका प्रैक्टिकल इंसाइट क्या कहता है कि ये हमेशा कहाँ बेस्ट काम करती है? जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट, लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट है, जैसे फैमिली रन बिजनेसेस होते हैं या जो प्रोफेशनल गवर्न बिजनेस होते हैं जहाँ लोगों का कि वैल्यू सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पे स्टीवर्डशिप थ्योरी बहुत अच्छा काम करती है। अब अगली थ्योरी के बारे में बात करते हैं जो कि है स्टेक होल्डर थ्योरी। अब स्टेक होल्डर थ्योरी क्या कहता है? तो ये थ्योरी जो है एडवर्ड फ्रीमन ने दी थी 1984 में। ये सारे जितने भी मैं नाम बता रहा हूँ इसको प्लीज नोट कर लें ताकि आप जब भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है तो आपके काम आएगा, राइट। तो एडवर्ड फ्रीमन ने 1984 में ये जब थ्योरी दी तो उन्होंने ये कहा था कि भाई जो अब इसका कोर एजम्पशन क्या कहता था? इसका कोर एजम्पशन कहता था कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द स्टेक होल्डर नॉट जस्ट द शेयर होल्डर। तो अब तक हम जितनी भी थ्योरीज देख रहे थे वो सब थ्योरी शेयर होल्डर की बात करती थी कि भाई जिसने कंपनी में पैसा डाला है उस पर ध्यान रखना, उनका ध्यान रखना हमारा मेन काम है, राइट। बट स्टेक होल्डर थ्योरी ने उस मिथ को तोड़ा और उन्होंने कहा नहीं भाई, आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ शेयर होल्डर के बारे में सोचो, आप स्टेक होल्डर के बारे में भी सोचो। स्टेक होल्डर कौन कौन से हो गए? एम्प्लॉयज हो गए, कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गए, सोसाइटी हो गई, इन्वायरमेंट हो गए। इन सब के बारे में आपको सोचना पड़ेगा एज अ बिजनेस, नॉट ओनली यू विल थिंक अबाउट द शेयर होल्डर। अब इसमें की प्रिंसिपल्स क्या आ गए? तो ऑब्वियसली आपको इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग रखना पड़ेगा, आपको एथिकल इंपैक्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हम कोई भी एक्शन ले रहे हैं तो उसका एथिकल इंपैक्ट क्या पड़ेगा, सोशल अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, सस्टेनेबिलिटी क्या होगी, वो सब कुछ यहाँ पर मैटर करेगा। इसके रियल एग्जाम्पल की बात करें तो दो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहले यूनिलीवर का एग्जाम्पल दिया कि यूनिलीवर का जो सस्टेनेबल लिविंग प्लान जो उन्होंने लॉन्च किया था वो कहीं ना कहीं, और यूनिलीवर ने काफ़ी इस तरह के प्रोग्राम लेकर आए, प्रोजेक्ट शक्ति लेकर आए थे, आईटीसी ने ई चौपाल लेकर आए। तो वो जितने भी ये प्रोजेक्ट्स आते हैं इस तरह के वो सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली इन्फोसिस भी ईसीजी और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट को लेकर के उनकी रिपोर्ट्स लगातार आती रहती हैं, राइट। और बहुत सारी कंपनीज करती हैं, मैंने सिर्फ दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे कोट किए, बट देर आर सो मेनी कंपनीज नाउ वर्क इन दिस सेम डायरेक्शन और वो उस चीज़ को आज के टाइम में मार्केट भी करती है और उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी। अब जो नेक्स्ट थ्योरी यहाँ पर हमारे सामने है वो दैट इज कॉल्ड रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी। अब रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहती है? तो ये वाली जो थ्योरी थी वो 1978 में आई थी, जो फेफर और सैलोनिक ने दी थी। और फेफर और सैलोनिक की थ्योरी की कोर एजम्पशन क्या कहती थी? वो कहती थी कि ऑर्गेनाइजेशन आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल रिसोर्सेज फॉर सर्वाइवल एंड सक्सेस, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज अ ब्रिज टू एक्सेस दिस रिसोर्सेज। अब इनका कहना था कि भाई तो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनको तो रिसोर्सेज की बहुत दिक्कत है,
और रिसोर्सेज की दिक्कत होने की वजह से कहीं ना कहीं उनका सर्वाइवल और सक्सेस सब रिसोर्सेज पर टिका हुआ है। अगर उनको रिसोर्स ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे कामयाब होंगे। और वो कहते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों बनाने चाहिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आप जब पावरफुल लोगों को लेकर आओगे तो वो लोग कैपिटल लेकर आएंगे, वो लोग मार्केट रीच लेकर आएंगे, एक्सपर्टीज लेकर आएंगे, तो वो बेसिकली आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो इनका जो पर्पस था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाने का वो ये था ब्रिज की तरह वो काम करे ताकि ज़्यादा रिसोर्सेज कंपनीज को मिल सके और उससे कहीं ना कहीं कंपनी ग्रो कर पाए। अब इसके की इम्प्लीकेशन क्या थी, तो अब यहाँ पे जो बोर्ड का कंपोजिशन था बहुत क्रिटिकल हो गया, क्योंकि आपको पावरफुल और ऐसे रिसोर्सफुल लोगों को लेकर आना पड़ेगा, राइट। प्लस डाइवर्सिटी ऑफ स्किल्स होने चाहिए, उनके नेटवर्क्स होने चाहिए, पॉलिटिकल कनेक्शन होना चाहिए, सब कुछ मैटर करेगा इस वाली थ्योरी के अकॉर्डिंगली, अगर आप बोर्ड ऑफ कंपोजिशन इस थ्योरी के हिसाब से बना रहे हो। रियल टाइम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे मैंने टेस्ला की एग्जाम्पल इंक्लूड की है कि जब टेस्ला ने लैरी एलिसन को, जो ओरेकल से था, उसको उन्होंने ऑन बोर्ड किया था बिकॉज वो उनकी टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टीज और बिजनेस स्ट्रैटेजी को लेकर आना चाहते थे, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे लुक फॉर पावरफुल पीपल टू कम ऑन बोर्ड, क्योंकि उनको पता है कि जितने ज़्यादा पावरफुल लोग उनके बोर्ड में आके बैठेंगे उतना ज़्यादा उनके लिए नेटवर्क और उनके लिए ओपनिंग्स खुल जाती हैं। और जनरली ये मॉडर्न डे में भी, आज के टाइम पे भी ये थ्योरी काफ़ी केसेस में एप्लीकेबल होती है। और ज़्यादातर आप देखोगे जो स्टार्टअप बेस्ड कंपनीज होती हैं वो हमेशा अपना बोर्ड इसी तरह का बनाना चाहती हैं, पावरफुल लोगों को लाना चाहती है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट थ्योरी हमारी है वो है ट्रांजेक्शन कॉस्ट थ्योरी। अब ट्रांजेक्शन कॉस्ट थ्योरी जो थी वो दी थी रोनाल्ड कोर्स और ओलिवर विलियमसन ने। तो ये थ्योरी उन्होंने दी थी और इसका कोर एजम्पशन क्या कहता था, इसका कोर एजम्पशन कहता था कि फर्म एग्जिस्ट टू मिनिमाइज ट्रांजेक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद मार्केट एक्सचेंज, सर्च, नेगोशिएशन, इन्फोर्समेंट। तो बेसिकली ये थ्योरी ये एजम्पशन पे चलती थी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका कहीं ना कहीं मेन गोल ये है कि वो अपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कैसे कम कर सकती है, ठीक है, कैसे वो नेगोशिएशन बेटर कर सकती है, कैसे वो इन्फोर्समेंट बेटर कर सकती है, कैसे गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन बेटर कर सकती है। तो कहीं ना कहीं उससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है और उनसे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। अब इसके की मैकेनिज्म क्या क्या थे, तो की मैकेनिज्म ये थी कि आप अपने ऑपरेशंस को बहुत बेटर बनाएं। जितना ऑपरेशन बेटर होगा और जितना कहते हैं ना लेस कॉस्टली होगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। प्लस आपको स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस किस लिए चाहिए, जस्ट इसी पर्पज के लिए ताकि एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो सके, ठीक है, अनसर्टेनिटी कम हो और आप हर चीज का फायदा उठा पाओ सही टाइम पे, क्योंकि आपके प्रोसेसेस काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अमेजोन का लॉजिस्टिक सिस्टम को देखो आप, राइट, तो कितना अच्छा उन्होंने, या फिर डेकन एयरलाइंस हुआ करती थी, या जितने भी इंडिगो एयरलाइंस की अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि लो कॉस्ट पे काम करती है लेकिन उनके जो प्रोसेस एफिशिएंसीज है वो काफ़ी बेटर है, ठीक है। तो उनके थर्ड पार्टी डिलीवरी सिस्टम्स बहुत अच्छा काम करते हैं। रिलायंस रिटेल की अगर आप बात करो, उनका सप्लाई चेन बहुत अच्छा काम करता है। जो भी कंपनीज के सप्लाई चेन बहुत अच्छा काम करता है वो सभी कंपनीज कहीं ना कहीं उनका जो इस थ्योरी पर आ जाती है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट थ्योरी पर आ जाती है। प्रैक्टिकली ये उन कंपनीज के लिए बहुत बेटर है जो वर्टिकल इंटीग्रेशन के हिसाब से चल रहे हैं, जिन जहाँ पर कि उतनी ज़्यादा जो आपका गवर्नेंस उनको इतना फ्रिक्शन फेस नहीं करना पड़ता। उनका मेन गोल यही है कि हमारी कॉस्ट को कम करें और उससे फ़ायदा उठाएं। नेक्स्ट जो थ्योरी हमारी वो है पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और पॉलिटिकल थ्योरी क्या कहती है, अब इसका जो ओरिजिन है वो एग्जैक्ट किसी पर्सन ने तो नहीं किया, बेसिकली वो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी से निकल कर आया, ठीक है। कि भाई इसका कोर एजम्पशन क्या कहता है, वो कहता है भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमेशा ही स्टेट की पॉलिसी, सेंटर की पॉलिसी, पॉलिटिकल फोर्सेज, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इन चीज़ों से इफेक्टेड होती है बहुत ज़्यादा। तो कोई भी कंपनी का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो हमेशा, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिस हिसाब से चाहेगी उस हिसाब से चेंज करवा सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल फोर्सेस उस हिसाब से काम करने लग जाते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन का भी कहीं ना कहीं मेन गोल यही होता है कि वो पॉलिटिकल नॉर्म्स को समझे और उसी हिसाब से अपने चीज़ों को चेंज करे, ठीक है। गवर्नेंस आउटकम वैरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, दैट इज वाई इसमें कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती, क्योंकि हर कंट्री का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। तो जैसे जैसे चेंजेस आते हैं उस हिसाब से कंपनीज को अडाप्ट करना पड़ता है। अब जैसे अभी यूएस में डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो उनके आने से बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं वहाँ पे, तो वहाँ की जो कंपनीज हैं उनको भी कहीं ना कहीं चेंजेस करने पड़ेंगे, तो क्योंकि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, राइट। और पब्लिक पॉलिसी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। रियल टाइम एग्जांपल्स की बात करें, जैसे अब इंडिया कंपनीज एक्ट की हम बात करें तो 2013 में हम लेकर आए कि भाई सीएसआर आपका 2% होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। जेंडर डाइवर्सिटी होनी ही चाहिए आपके बोर्ड में, ऑडिटर का रोटेशन होना ही चाहिए। तो आप हमेशा कुछ एक्ट्स ऐसे आते हैं रहते हैं जिसकी वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपकी फोर्स होती है कि आपको उन चीज़ों को करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसी वो हर जगह जहाँ पर रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, पॉलिटिकल रिस्क रहता है वहाँ पर ये पॉलिसी, ये थ्योरी अच्छा काम करती है, ठीक है। एथिकल थ्योरी और मॉरल थ्योरी जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है उसके बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरी क्या कहती है भाई कि ये सारी थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं एथिक्स से निकल कर आई। तो उनका कहना है कि भाई कॉर्पोरेट
रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी कोई चीज़ होती है, उसका कोर अजम्पशन क्या है कि भाई कॉरपोरेशन की एक मॉरल ड्यूटी है सोसाइटी की तरफ, उनकी वेलफेयर की तरफ, ठीक है। तो सिर्फ आपका लीगल कॉम्प्लायंस को पूरा करना ही आपका काम नहीं है, आपके लिए वैल्यू ड्रिवन लीडरशिप भी मैटर करती है कि आप सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट करते हो। फीचर्स क्या होगी, तो ऑब्वियसली आपका जो मेन फोकस होगा वो इंटीग्रिटी के ऊपर होगा, फेयरनेस के ऊपर होगा, जस्टिस के ऊपर होगा, ठीक है। एथिकल लीडरशिप वर्ड यहीं से निकल कर आया, ठीक है। और इसका रियल एग्जाम्पल हम अगर देखें तो एक फेमस ब्रांड है पैटागोनिया। पैटागोनिया ने अपने बहुत सारे प्रॉफिट्स को वो इन्वायरमेंटल कॉजेज के लिए डोनेट कर देता है। टाटा सन्स भी अपना 66% जो उनको जो अपना इन्वेस्ट जो वो अपना चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू एजुकेशन में, हेल्थ में, कम्युनिटी डेवलपमेंट में, इन सभी चीज़ों में इन्वेस्ट करती है, ठीक है। तो ये एथिकल थ्योरी हमारी मॉरल थ्योरी कवर हो गई। तो ये एक मैंने कंपैरिजन का टेबल बना दिया है, तो आप चाहो तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो या इसको आप आप वीडियो को रोक करके ये वाला कवर कर सकते हो, राइट। अगर आपके पास नोट्स मास्टर का एक्सेस है तो वैसे ही आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर स्क्रीन पे मैंने आपको सारा कंपैरिजन करके दिया है, ताकि अगर कंपैरेटिव कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको यहाँ से आंसर कर पाओ, बट ऑलरेडी ये सारा मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आता है, तो कंक्लूजन ये निकल के आता है भाई, टाइम टू टाइम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आई हैं, सबका अपना अपना एक यूनिक पर्सपेक्टिव रहा है। एजेंसी थ्योरी ने बहुत ज़्यादा चेक्स और बैलेंसेस के बारे में बात की। स्टीवर्डशिप थ्योरी और एथिकल थ्योरीज ने ज़्यादा ट्रस्ट और इंटीग्रिटी के बारे में बात की। स्टेक होल्डर और पॉलिटिकल थ्योरीज ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की। रिसोर्स डिपेंडेंसी और कॉस्ट वाली थ्योरी ने ज़्यादा प्रैक्टिकल एफिशिएंसीज की बात की। तो हर मॉडर्न कंपनीज के लिए अलग अलग कल्चर में, अलग अलग इन्वायरमेंट में आप जिस हिसाब से काम करते हो, उस हिसाब से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरीज को आप अप्लाई कर सकते हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई आपके हिसाब से आज के टाइम में इंडिया में कौन कौन सी थ्योरीज एप्लीकेबल है, और कमेंट में मुझे जरूर बताना, विद जस्टिफिकेशन बताना, और अगर कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आए तो वो भी कोट करना। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में।